तारनी मल्लाह, ताराशंकर बनर्जी। तारनी हमेशा और हर कदम झुकता हुआ चलता था। वो गैर मामूली तौर पर लंबे कद का था। अक्सर और बार बार उसका सर दरवाजे की ऊपरी चौखट, पेड़ों की डालियों और झोपड़ियों के छप्परों के फटे बांसों से टकरा जाता था, और इसी वजह से अब वो मुहतात रहने लगा था। जब वो नदी के पर लगी से नाव खेलने लगता तो अपने जिस्म को बिल्कुल सीधा रखता था। ये आषाढ़ का महीना था। अम्बू बाची के मौके पर यात्री गंगा स्नान करके लौट रहे थे। एक थका हारा गिरोह, जिसमें ज़्यादातर बूढ़ी औरतें थीं, म्योराक्षी के उस पार घर जाने की जल्दी में था। तारनी ने चिलम का कश लिया और चिल्लाया, माताओं, अब मैं तुम में से किसी को पार नहीं उतारूंगा, क्योंकि तुम सब अपने तकद्दुस के बोझ से बहुत भारी हो गई हो। एक बूढ़ी औरत ने सबकी वकालत करते हुए कहा, भले मानुस, सिर्फ इस बच्चे को। दूसरी औरत ने एक छोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, साबी इधर आओ, जल्दी आओ, हंसी मजाक करना और दांत निपोरना बंद करो। साबी या सावित्री, जो पड़ोस के गांव से आई हुई लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, जवाब में बोली, तुम सब जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। मल्लाह ने पलट कर कहा, नहीं, तुम इसी खेवा में आओ। अगर तुम्हारा गिरोह एक साथ रहा तो मेरी नाव यकीनन डूब जाएगी। लड़की ने कहा, तारनी, अगर नाव डूब जाएगी तो फिर तो इसमें बड़ी बूढ़ियों ही को बिठा लें, क्योंकि इन्होंने 10-12 बार स्नान किया है। इन्हें मरने का कोई गम नहीं। ये सब मरते ही सीधे स्वर्ग में चली जाएंगी। देख, ये मेरी पहली यात्रा है। मल्लाह नाव में कूद पड़ा और उसका साथी काला चंद खेवा वसूल करने लगा। तारनी ने किनारा छोड़ा। जो ही उसने लग्गी से नाव खींचना शुरू की, उसने चिल्लाकर कहा, जय भगवान की। सब यात्रियों ने एक ही साथ ये नारा लगाया। दोनों किनारों की झाड़ियों में ये आवाज़ें गूंज गईं, मगर तेज बहती हुई नदी ने जवाबन हल्के से इसका मजाक उड़ाया। तारनी ने गरजदार अंदाज में कहा, काला, देख, तेज आंधी, क्या तुम पतवार सख्ती से नहीं संभाल सकते? मालूम होता है कि तुम पेट भर भात नहीं खाते। देख नहीं रहे हो कि पानी का बहाव कितना तेज है? तारनी अपनी जगह दुरुस्त था। म्योराक्षी अपनी खतरनाक लहरों के लिए मशहूर है। साल में 7-8 महीने तक ये दरिया रेगिस्तान की तरह रहता है, और एक किनारे से दूसरे किनारे तक 1.5 मील के फासले पर रेत ही रेत रहती है। लेकिन बरसात आते ही ये निहायत ही भयानक हो जाता है और 4-5 मील के पाट पर जन्नाटे से बहने लगता है। उसका गहरा मटियाले सिलेटी रंग का पानी जो कुछ भी पाता है अपनी लपेट में ले लेता है। कभी कभी बाढ़ गांव में घुस जाती है और कितने ही मकानों, अनाजों के गोदामों और रास्ते में आ जाने वाली हर चीज़ को बहाकर ले जाती है। ऐसा हर साल नहीं होता। ऐसा सैलाब करीब करीब 20 साल पहले आया था। अब धूप बहुत तेज हो गई थी। एक मुसाफिर ने छाता लगा लिया। तारनी ने मशवरतन कहा, ठाकुर, तुम अपने बादबान मत खोलो, वरना हवा में उड़ जाओगे। उस आदमी ने फौरन बंद कर दिया। यकायक दरिया से चीखने की आवाज़ आई और कश्ती का हर मुसाफिर बड़ी घबराहट से चारों तरफ देखने लगा। तारनी ने बुलंद आवाज़ में कहा, सब होशियार हो जाओ, एक नाव इलकोरा घाट के करीब डूब रही है। अरे बुढ़िया माँ, तू काहे कांप रही है? ठाकुर, तुम इसको संभालो, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग दरिया पार करने वाले ही हैं। काला, ये लुग्गी ले लो और नाव जल्दी जल्दी चलाओ। दूसरे ही लम्हे तारनी पानी में कूद गया और तैरता हुआ उस नाव की तरफ चला जो खतरे में घिरी हुई थी। बूढ़ी औरत बुलंद आवाज़ से रो रो कर कहने लगी, तारनी चला गया, हम लोगों का क्या होगा? कालाचंद एकदम फट पड़ा, ओ खूसट बुढ़ियों, उसे मत पुकारो, वरना तुम सब मर जाओगी। कोई भी देख सकता था कि सामने कोई चीज़ पानी में गोते खा रही है। तारनी बआसानी तैरता हुआ उस चीज़ तक पहुंचा। जब वो करीब हो गया तो उसने उस चीज़ के लिए गोता मारा, और वो जूं ही उभरा, देखा गया कि वो एक हाथ से किसी चीज़ को धकेल रहा है और दूसरे हाथ से तैर रहा है। किनारे पर लगी भीड़ तारनी को खौफ और बेचैनी के साथ देख रही थी। एक लम्हे में सबने बुलंद आवाज़ से कहा, भगवान तेरी कृपा। दूसरे किनारे से शोर उठा, क्या सब ठीक ठाक है? कालाचंद ने तारनी के करीब जाकर पूछा। तारनी खुशनसीब था। जिस लड़की को उसने बचा लिया वो आसपास ही के खुशहाल ख़ानदान से मुताल्लिक़ थी। यूं तो उसकी नाव महफूज थी, लेकिन वो एक किनारे पर बैठी थी। उसके पांव फिसल गए क्योंकि उसने घूंघट निकाल रखा था। इस तरह वो लड़खड़ा गई। कुछ पानी उसके हलक से नीचे उतर गया था, लेकिन ज़्यादा नहीं। बहरहाल जल्द ही उसकी तीमारदारी हो गई, जिससे उसे होश आ गया। वो महज 16 साल की थी और कबूल सूरत भी। उसने बहुत से जेवर पहन रखे थे, जैसे बाली, नथ, गुलूबंद और चूड़ियाँ वगैरह। वो अब भी दम में दम ले रही थी। उसी वक्त उसका शौहर और ससुर दोनों जाए वारदात पर पहुंच गए। तारनी दोनों के सामने अदब से झुक गया और लड़की ने जल्दी से अपना आंचल अपने चेहरे पर डाल लिया।
तारनी ने कहा, माता जी इतना मत शर्माओ, कुछ गहरी सांसें भरो। हया ने पहले ही तुमको काफ़ी मुसीबत में डाल रखा है। उसके ससुर ने कहा, बता तारनी, तुझे क्या इनाम दूं? थोड़ी देर तारनी अपना सर खुजाता रहा, फिर बड़बड़ाया, एक चक्कर दारू के दाम 8 आने दे दो। साबी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, अरे कैसा बुद्धू है, क्या तू इससे ज्यादा महंगी चीज नहीं मांग सकता? तारनी इस मौके से घबरा के मुस्कुराया, फिर बोला, हुजूर मुझे बड़ी वाली नथ दे दीजिए। साबी फिर जोर से बोला, अरे तारनी वाह, बीवी बात करते हुए कैसे अपनी सजी हुई नाक को झटके देगी। तरंग में डूबी हुई वो भीड़ हंस पड़ी। मुसीबत से छूटी हुई लड़की ने अपने हाथ निकाले। अब उसकी हथेली पर सोने की नथ थी जो सुबह के सूरज की रोशनी में दमक रही थी। लड़की के ससुर ने कहा, तारनी दशहरे में हमारे वहां आओ, तुम्हें एक धोती और एक चादर दी जाएगी। हाँ, ये 5 रुपए लो। तारनी शुक्रिया के तौर पर झुक गया और दबी जबान से कहने लगा, हजूर क्या ही अच्छा हो अगर आप मुझे धोती देने के बजाय मेरी बीवी के लिए साड़ी दे दें। कोई बात नहीं, हम तुम्हें साड़ी भी दे देंगे, लड़की का ससुर हंसकर बोला। नटखट साबी ने चिल्लाकर कहा, हम तुम्हारी बीवी को जरूर देखेंगे। तारनी बोला, वो देखने के लायक नहीं है, वो काली और बदसूरत है। जब उस रात को तारनी घर को रवाना हुआ तो उस वक्त वो नशे में धुत था। सड़क पर चलते हुए उसने अपने साथी कालाचंद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये गड्ढे किसने खोद रखे हैं, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे। कालाचंद भी उसी तरह मस्त था। वो सिर्फ बड़बड़ाते हुए उसकी तस्दीक करता रहा। तारनी ने कहना शुरू किया, बस चलो घर भाग चलें, देखते नहीं ये सब गड्ढे पानी से भर जाएंगे। लेकिन यहाँ पानी तो बिल्कुल नहीं, सब हमवार है। काला क्या बात है? काला की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तारनी बढ़ता रहा और अपनी बाहें इधर उधर फेंकता रहा, गोया वो तैर रहा हो। तारनी का झोपड़ा गांव के बाहरी हिस्से में था। उसकी बीवी सुखी दरवाजे पर दिया रखे उसका इंतजार कर रही थी। मल्लाह नथ से मुताल्लिक कुछ गुनगुनाने की कोशिश कर रहा था। बहुत चिल्ला चुके, इधर आओ, खाना खाओ, कब का रखा है, ठंडा हो चुका। तारिनी ने उसे पीछे धकेल दिया। भात भात, ये क्या, इसे भूल जा, सबसे पहले नथ पहन ले। वो अपनी धोती की मोरी में उंगलियों से कुछ टटोल रहा था और कह रहा था, अरे मैंने वो चीज़ कहाँ रख दी? सुखी ने कहा, किसी दिन तुम किसी को बचाने जाओगे और खुद खत्म हो चुके होगे, उस वक्त मैं खुदकुशी कर लूंगी। तारिनी ने भौचक्का होकर कहा, मैंने क्या किया है? सुखी बोली, इतना भयानक सैलाब और तुम। तारिनी के कहकहे ने बरसात की उस शाम के गहरे अंधेरे को झंझोड़ दिया। वो खुद से कहने लगा, क्या कोई अपनी माँ से डरता है? मीनाक्षी मेरी माँ है, क्या ऐसा नहीं? सुखी ने यह सब सुनने के लिए उसका इंतजार नहीं किया था, बल्कि उसे उसके खाने की फिक्र थी। तारिनी ने कहा, तुम सुनती क्यों नहीं? वो रसोई घर की तरफ चलने लगा तो उसने सुखी को पीछे से पकड़ते हुए कहा, इस वक्त तुम मेरे साथ आओ और दरिया पर एक नज़र दौड़ाओ। सुखी ने कहा, बुद्धू मत बनो और मुझे परेशान मत करो। तारिनी ने चीख कर कहा, तुमको मेरे साथ आना है? हाँ हाँ, चाहे 100 बार सही। हम दरिया पर चलेंगे, मैं दरिया में कूद जाऊंगा और तुम मेरी पीठ पर रहोगी और हम लोग उस पार पंचतोपी घाट तक जाएंगे। सुखी ने उसे तस्कीन दिलाते हुए कहा, सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले खाना खा लो। तारिनी भड़कने ही वाला था, लेकिन उसका सर दरवाजे से टकरा गया और उसका नशा कुछ उतर गया। खाना खाते हुए उसने कहना शुरू किया, मैंने उस बार गायों की एक जोड़ी को नहीं बचाया था और उस शैतान मदन गोप ने मुझे धोखा दिया, और सिर्फ 15 रुपयों के लिए, जैसे कि वो बहुत बड़ा खजाना था। 20 में 5 कम। बताओ, तुमको ये चूड़ियाँ किसने दी? तुम्हारे किसी चचा ने दी? अगर वो हरामी मदन गोप डूबने लगा तो मैं उसे उस वक्त तक नहीं निकालूंगा जब तक कि वो मुंह से पानी के कुछ घूंट न पी ले। भगवान की कसम, ऐसा ही करूंगा। उसी स्ना में सुखी ने तारिनी की धोती की मोरी रख खोली और उसमें से एक नथ और 3 रुपए निकाले। सुखी ने पूछा, तुमने बकिया रुपए क्या किए? ओ, वो मैंने रुपए काला को दिए। उसकी आवाज़ मुजरिमाना थी। वो शख्स वहाँ था। मैंने कहा, ले लो। सुखी समझ गई वो कहाँ गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुखी झिकझिक करने की आदी नहीं थी। तारिनी ने कहना शुरू किया, तुम्हें याद है उस बार जब तुम बीमार थी और मैं नाव नहीं खे रहा था? डाक रुक गई और पुलिस अफसर उस पार नहीं जा सकता था। मुझे बुलवाया गया, मुझे बख्शिश मिली, उससे मैंने बालियां खरीदी, है ना? नदी मुझ पर वाकई दयावान रही। सुखी ने कहा, जरा रुको, मुझे ये नथ पहन लेने दो। तारिनी खुश हुआ और बड़बड़ाना बंद कर दिया। जो ही एक छोटा सा आईना लेकर उसकी औरत श्रृंगार करने लगी तो वो अपना खाना भूलकर उसे टकटकी बांधकर घूरने लगा।
और जब उसने अपना श्रृंगार खत्म कर लिया तो तारनी अपने हाथ धोने से पहले लालटेन उठाते हुए कहने लगा, सुखी, जरा मुझे अपने को ठीक से देख लेने दो। सुखी का चेहरा इस मामूली खुशी से जगमगा उठा। तारिणी ने सावित्री से झूठ बोला था। सुखी सडोल और बड़ी प्यारी थी और बहुत काली भी नहीं थी। तारिणी को उस पर बहुत फख्र था और वो बहुत खुश था। मल्लाह सही था, वाकई ये मयूराक्षी ही थी जो उसकी रोज़ी फराहम करती थी। हर साल दशहरे के मौके पर वो दरिया की पूजा करता था। मामूल के तौर पर उस साल भी वो और बरसों की तरह पूजा कर रहा था। तारिणी ने नई धोती और सुखी ने नई साड़ी पहन रखी थी। ये दोनों तोहफे घोष महाशय के अदा करदा थे। अभी बारिश के दिन नहीं शुरू हुए थे। दरिया का रेतीला पाट गर्मी के सूरज की तेज रोशनी में चमक रहा था। ग्राम भोगपुर के कस्तूदास ने कहा, भाई, इसकी खूब पूजा करो ताकि बारिश भी अच्छी हो और बाढ़ भी आए। किसानों को भी तो जिंदा रहना है, नहीं? दरिया के साथ बहकर आती हुई रेत मिट्टी से खेत जरखेज हो जाते थे और भरपूर फसल उगती थी। तारिणी ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम्हें मालूम है लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं दरिया की पूजा करता हूँ और उससे सैलाब की तमन्ना रखता हूँ। ये बेवकूफ़ लोग ये भूल जाते हैं कि नदी हमारी माँ है और वो हमारी ज़मीनों को दौलत बख्शती है। उसकी निगाहें उस बकरे की तरफ घूम गईं जो बलि चढ़ने ही वाला था। काला, देखो ये बकरा भाग ना जाए। इस जानवर को दरिया की गर्म रेत अच्छी नहीं लग रही थी। पूजा खत्म हुई और तारिणी ने अपने यार कालाचंद के साथ खूब दारू पी। कालाचंद ने कहा, अगर इस बार कोई डूबता है तो मैं उसे बचाऊंगा और इनाम पाऊंगा। मैं ज़रूर ऐसा ही करूंगा। तारिणी ने कहका लगाया और कहा, क्या खूब, हा हा। अरे काला, लोगों को बचाना और पानी से। कालाचंद को यह बात बुरी लगी और उसने गुस्से में कहा, यह तूने क्या कहा, शैतान? तारिणी भी जवाब में कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सुखी ने बीच में मुदाखलत की और सुलह सफाई करा दी। सुखी अपने शौहर की तरफ मुखातिब हुई और उसने कहा, देखो, जब सैलाब आए और कोई भी पाकरू के इस तरफ डूबता है तो तुम उसे बचाना। और कालाचंद से कहा कि अगर उस तरफ ऐसा हो तो तुम बचाओगे। कालाचंद खुमार आलूद तशक्कुर के बायस फूट कर रोने लगा और उसने सुखी के पाँव की खाक अपने माथे पर लगा ली और कहा, तुम बड़ी प्यारी बहन हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। दूसरी सुबह को दोनों नाव की मरम्मत के लिए रवाना हो गए। उन्होंने शाम के धुंधलके तक काम किया और नाव को ऐसा बना दिया गोया वो नई हो गई। लेकिन तेज धूप के कारण वो जल्द ही चटक गई। पूरे आषाढ़ में बाढ़ नहीं आई। यहाँ तक कि इतनी भी तेज बारिश न हो सकी कि दरिया के किनारे पड़ी रेत को गीला करने के अलावा कुछ कर सके। बर्बादी का खदशा था। प्यासी जमीन की दर्द भरी चीख सुनने वाले को सुनाई दे सकती थी और शायद ये तबाही और बर्बादी करीब आ चुकी थी और अपनी बदशगुनी का पेशगी ऐलान भेज रही थी। तारिणी बमुश्किल तमाम गुजरान के लायक कमा लेता था। जब कभी किसी मामूली अफसर की बाइसिकल वो रेत से उठाकर पार कर देता तो उसे चंद सिक्के मिल जाते, लेकिन ये उसकी दारू के लिए बहुत कम थे। सरकारी कारिंदे आवाम की तकलीफ जानने के लिए अक्सर उधर आने लगे थे, लेकिन वो लोग सिवाय सिगरेट के चंद टुकड़ों के सिवा कुछ और नहीं छोड़कर जाते थे। दूसरा महीना सावन का था जब बारिश शुरू हुई। तारिणी ने फिर खुशी का सांस लिया और दरिया में कूद गया और बच्चों की तरह खुश खुश तैर रहा था। बहरहाल 3 दिन के बाद पानी सिर्फ घुटनों घुटनों था। तारिणी और कालाचंद अपने नाव को पेड़ से बांधकर इसी इंतजार में थे कि कोई भला मानुस आए ताकि उसे नाव में बिठाकर नाव को पार जाने के लिए धकेलें। करीब करीब शाम हो चुकी थी और कोई नहीं आया। तारिणी ने कहा, अजीब बात है। कालाचंद ने रूखे फीके लहजे में कहा, मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पश्चिम में आसमान की तरफ देखो। तारिणी ने कहा, यह बिल्कुल नीला है, ना तो कहीं बादल का टुकड़ा है ना कोई आवाज़। कालाचंद ने कहा, हाँ हाँ। तारिणी ने जोश में आकर अपने साथी को जोर से एक झापड़ मारा। हाँ हाँ, क्या तुम्हें लगता है मुझे तुमसे ये कहते हुए भला मालूम होता है? कालाचंद ने घबराहट में तारिणी को घूरना शुरू कर दिया। हालांकि तारिणी गुस्से में भी नहीं था। तारिणी ने महसूस किया कि वो इस आलम में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। उसने देखा और वो साकित बैठा रहा। वो फौरन ही यकायक घूम गया और उसने कहा कि काला, हवा बदल गई, अब ये पछुआ हो गई, मुझे सोचने दो। उसने धीरे से एक मुट्ठी रेत जमीन पर उड़ाई ताकि पता लगा सके कि क्या वाकई ये पछुआ है। ये पछुआ है। काला, इधर आ, चल थोड़ा दारू पी लें। मेरे पास 2 आने हैं, मैंने उन्हें सुखी से चुराया है। उन्हें वो अपनी साड़ी की खोंट में बांधे हुए थी। कालाचंद को इस पुरखुलूस दावत पर दोबारा जिंदगी मिल गई। वो तारिणी के साथ चल दिया। कहने लगा, दादा, तेरी बीवी ने कुछ रुपए बचा रखे हैं। तुम जब अपने घर जाओगे तो तुम्हें तो अपना खाना पका मिलेगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तारिणी ने कहा, काला, सुखी एक अच्छी लड़की है, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है,
मैं सोच नहीं सकता कि मैं उसके बगैर जी भी सकता हूँ या नहीं। कुछ रोज़ पहले जब मेरे भाई की शादी हो रही थी, उसी बीच कालाचंद ने ज़ोर से कहा, दादा 1 मिनट, मुझे वहाँ से टाल उठा लेने दो। वो ताड़ की तरफ दौड़ता हुआ गया। ताड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे। तारिणी ने पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? उनमें से किसी ने जवाब दिया कि भाई, हम लोग बीरचंदपुर के रहने वाले हैं और बिरदुआन जा रहे हैं। वहाँ उम्मीद है हमें नौकरी मिल जाएगी। क्या बिरदुआन में अच्छी बारिश हुई है? नहीं, कोई ख़ास बारिश नहीं हुई है, लेकिन सिंचाई के लिए वहाँ एक नहर है। तबाही आ ही गई। कहत ज़मीन के नीचे छुपा हुआ पड़ा था और खेत भयानक सूरज की धूप से चटक गए थे। किसान जिनके यहाँ गल्ले का कुछ ज़ख़ीरा मौजूद था, उन्होंने तमाम ग्राहकों के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। गरीब छोटे किसान भूखों मर रहे थे। लोग गिरोह दर गिरोह अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उस सुबह को तारिणी दरिया पर गया, लेकिन कालाचंद मौजूद नहीं था। दिन की गर्मी और बढ़ती गई, लेकिन कालाचंद आया नहीं। तारिणी उसके झोंपड़े तक गया और उसका नाम लेकर जोर से पुकारा, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। वो झोंपड़े में घुस गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। यही हाल दूसरे झोंपड़े का भी था। मालूम होता था कि पूरा पड़ोस खाली हो चुका है। जब तारिणी ने पता लगाया तो पता चला कि उस जगह से सब लोग पिछली रात को कहीं दूर चले गए हैं। हरि मंडल ने तारिणी से कहा, तुमको मालूम ही है कि मैंने बार बार उससे कहा कि कहीं ना जाओ। उसने मेरी सुनी अनसुनी कर दी। उसने कहा कि मैं किसी खुशहाल गांव में जाऊंगा और भीख मांगूंगा। तारिणी ने रेंधे गले से चुपचाप उसकी बात सुन ली। हरि कहता रहा, उस गांव में अब कौन से अमीर लोग रह गए हैं? यूं तो सब लोग चले गए हैं और जो रह गए हैं वो वाकई ख़राब हाल में हैं। वो लोग फाका करेंगे, लेकिन अपने तकब्बुर की वजह से खामोश रहेंगे। कुछ दिन हुए, प्लाश डंगा में एक आदमी ने खुदकुशी कर ली। उस बेचारे के पास खाने को कुछ नहीं था। अगले दिन तारिणी ने एक भयानक मंजर देखा। वो एक बूढ़ी औरत की लाश थी। तमाम रात गीदड़ और कुत्ते उसके जिस्म के आज़ा को नोचते फाड़ते रहे। उस औरत को तारिणी पहचानता था। वो फालिज ज़दा थी और शायद एक रात पहले उसके ख़ानदान वाले जो मोची थे उसे छोड़कर इस मुसीबत ज़दा गांव से बाहर चले गए थे। वो वहां रुका नहीं और सीधे अपने घर चला गया और अपनी बीवी से कहा, सुखी उठो, अपनी साड़ियाँ और जेवरात अपनी कमर में बांधो और हम इस गांव से निकल चलें। जब वो दोनों सड़क पर आ गए तो तारिणी को अंदाज़ा हुआ कि सुखी के पास जेवरात नहीं थे। तारिणी को ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, जेवरात का क्या हुआ? सुखी एक रूखी फीकी मुस्कुराहट मुस्कुराई। कुछ जानते भी हो कि किन मुश्किलों से मैंने ये घर चलाया? वो लोग 3 दिन तक थके मांदे चलते रहे और रात को एक गांव के बाहर कहीं क़याम किया। ताड़ के 2 पके फल जो करीब के ताड़ से गिरे थे, उनके लिए रात के खाने के काम आए। ताड़नी ने कहा, थोड़ी देर के लिए तुम मुझे अपना अंगोछा दे दो। उसने अंगोछे को थोड़ी देर के लिए ताड़ पर लटका दिया और हवा का रुख मालूम करने के लिए उसे गौर से देखने लगा। सुखी ने सुबह तक उसे इसी अंदाज से बैठे हुए और गौर करते हुए पाया। सुखी ने शिकायती लहजे में कहा, क्या तुम पूरी रात नहीं सोए? मेरे लिए कितना भयानक होगा अगर तुम बीमार पड़ गए। तुम जैसा आदमी अपना घर क्यों छोड़े? तारिणी ने उसे नज़रअंदाज किया और फौरन चला गया। क्या तुमने ये देखा सुखी? सुखी ने कहा, क्या बात है, मैं नहीं समझी, वाकई नहीं समझी। तारिणी ने कहा, देखो, चूटियाँ अपने मुंह में अंडे लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ रही हैं। मुझे यकीन है बारिश होने वाली है। सुखी ने इजहार ख्याल किया, तुम्हारे जहन में बड़े दिलचस्प ख्यालात आते हैं। सुखी, क्या तुम नहीं जानती कि चूटियाँ फितरी तौर पर ये जानती हैं कि कब बारिश होगी, तभी वो पेड़ों पर रेंगने लगती हैं। देखो तो सही, ठंडी हवा चल रही है। सुखी ने कहा, लेकिन आसमान तो साफ है, बादल का नामो निशान नहीं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं। तारिणी की निगाहें उफुक के उस पार देख रही थीं। उसने सोचा कि बदली छाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखो तो कौवे सूखी टहनियाँ अपने घोंसलों को मजबूत करने के लिए चुन रहे हैं। सुखी, हमें यहाँ ठहरना चाहिए, शायद बारिश शुरू हो जाए। मल्लाह का बरसों का मुशाहिदा गलत साबित नहीं हुआ। शाम होते होते आसमान पर घने बादल छा गए और ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। तारिणी ने कहा, उठो सुखी, अब वापस चलें। अंधेरे से डरती हो? इस वक्त क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? इस मिथाली को अपने सर पर रख लो, बूंदा बूंदी खतरनाक है। सुखी ने पूछा, और तुम? क्या तुम्हारा जिस्म पत्थर का बना हुआ है? हाँ, तारिणी हंसा। बारिश मेरी यार है, तुम्हें मालूम ही है, मैं धूप खाता हूँ और बारिश में रंगरलियाँ करता हूँ। आओ मेरे साथ आओ, ये गठरी मुझे दे दो। थोड़ी देर तक मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद खुशगवार हवा रुक गई। बारिश बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन फौरन ही जब दोबारा हवा चली तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो 2 दिनों के अंदर घर आ गए, जबकि उन्हें बाहर जाने में 3 दिन लगे थे। अब शाम हो गई। तारिणी दरिया की तरफ दौड़ा कि देखे कैसा लगता है। वो सुखी के पास खुशी खुशी ये खबर देने के लिए लौटा कि पानी करीब करीब किनारों के ऊपर से बह रहा है।
दूसरी सुबह को आसमान बोझल और काला हो गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा भी तेज चल पड़ी। तारनी दरिया पर गया। दोपहर को घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा, मेरा लोहार के पास जाना जरूरी है। सुखी बड़ी बेकरारी में चीख पड़ी, पहले खाना खा लो तब जाना। उस कश्ती में नए कीलों की जरूरत है। वैसे तो मैं ही कुछ कर लेता, लेकिन दरिया तेजी से चल रहा है। चलो दरिया को देखो। उसने उसके बगल में हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। म्यूराक्षी की हलचल मचा देने वाली खूबसूरती में हद दर्जा दिलकशी थी। दूसरा किनारा बमुश्किल नजर आ रहा था। पानी जाफरानी बन गया था और लहरों पर चलती हुई सफ़ेद झाग फूलों के बहते हुए ढेर की सी थी। तारिणी ने कहा, सुखी तुम इसकी गरज सुन रही हो? बोला, ये और तेज हो जाएगी। तुम घर जाओ, मुझे बहरहाल कल काम पर जाना है। सुखी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे मौसम में नहीं जाने दूंगी। लेकिन तारिणी ने कुछ ध्यान नहीं दिया और चल दिया। बहरहाल वो सुबह के धुंधलके में घर की तरफ रवाना हो गया। डिग डिग डिग, ये क्या? ठीक उसकी समझ में आ गया कि ये क्या है। यानी सर पर खतरा मंडलाने लगा। सैलाब आने लगे, मगर ऐसे सैलाब नहीं जो उसके पेशे के लिए मुनासिब न हो। उसे बांस वाले एक पुल को पार करना था जो म्यूराक्षी की मुआविन और बेखतर नदी पर था, जो गांव के बहुत करीब थी। तारिणी अपने घर की तरफ आंख बंद किए जा सकता था, मगर इस बार उसे यह पुल न मिला। जहां पुल को होना चाहिए था वहां चिकना पानी बह रहा था। उसने धोती समेटी के कहीं भीग न जाए। उसे एक परेशान कुन गरज सुनाई दी। हवा की शाएं शाएं और तेजी से बढ़ते हुए सैलाब की आवाज। कीड़े उसके बदन पर चढ़ गए, क्योंकि वो सब भी अपनी जमीनी पनाहगाहों से निकलकर मजबूरी में अपनी सलामती के लिए भाग रहे थे। तारिणी पानी में कूद गया और दरिया पार कर गया, लेकिन हर जगह पानी कमर कमर था। गांव के कुछ लोग ऊंची जगहों का सहारा लिए खड़े थे और एक दूसरे से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हाय, गायें, बकरे, भेड़ें और कुत्ते तक भी किस तरह मुसीबत में कराहते हैं। इस तरह म्यूराक्षी की गरज सब चीजों पर छाई हुई थी। मूसलाधार बारिश की आवाज और हवा के बेरहम कहकहे। ऐसा महसूस हो रहा था गोया गारतगर कज़्ज़ाक़ अपने खौफजदा मजलूमों की चीखों को अपनी भयानक आवाज़ों से दबा रहे हैं। किसी को इस अंधेरे में कोई राह नहीं मिल पाती थी। तारिणी के पाँव से कोई चीज़ लगी, जैसे वो कोई जानवर था। उसने झुककर उसे उठा लिया। शायद वो एक मेमना था, मरा हुआ। उसने उसे फेंक दिया। किसी तरह अपने झोपड़े में पहुंचा और बुलंद आवाज में पुकारने लगा, सखी, क्या तू मौजूद है? सखी का जवाब पाकर कि मैं यहाँ हूँ, उसने कहा, धन्यवाद है देवताओं, मैं यहाँ हूँ। सखी ने जवाब दिया, इधर आओ देखो। उसके सहन में कमर भर पानी था और कुर्सी के करीब घुटनों तक। वहां सुखी अपनी आंखों में खौफो हिरास लिए एक बांस पकड़े खड़ी थी। तारिणी ने उसके बाजू पकड़े और खींचा, फौरन बाहर आ जा। तू यहाँ क्यों रुकी हुई है? ये मकान अभी गिरने वाला है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम मुझे कहाँ ढूंढ पाते? बहुत जल्द दोनों कमर भर पानी में सड़क पर आ गए। तारिणी भर्राई हुई आवाज में बोला, सुखी, हम कर भी क्या सकते हैं? घबराओ नहीं, सब लोग मुसीबत में हैं। अगर सैलाब और तेज हो गया, पानी की ये भयानक गरज। सुखी ने एक औरत के मासूमाना अंदाज में कहा, ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरे इलाके का क्या होगा? परमात्मा कभी भी अपनी मखलूक को बर्बाद नहीं कर सकता। तारिणी फितरत के इसरार में तस्कीन का सामान ढूंढने की कोशिश में था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यकबयक पानी पर एक जोरदार थपेड़ा लगा। अब हमें भागना चाहिए, पानी अब तुम्हारी छाती तक चढ़ाया है। एक दर्द भरी आवाज सुनाई पड़ी, मदद करो, बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तारिणी बेधड़क चिल्लाया, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या है। तुम यहाँ ठहरो। हाँ, इसका ख्याल रखना, जब मैं पुकारूं तो मेरा जवाब जरूर देना। वो अंधेरे में कूद पड़ा, चिल्लाया, कहाँ है बच्चा? इधर इधर आओ। आ रही हूँ। सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, अल्फाज बुझ गए थे और आखिरकार हर तरफ खामोशी छा गई। ठीक उसके थोड़ी ही देर बाद तारिणी पुकारने लगा, सुखी, सुखी। सुखी ने कहा, मैं यहाँ हूँ। तारिणी उसकी आवाज़ की तरफ चल दिया और जब उसने उसे देखा तो कहने लगा, खतरा बढ़ रहा है, तू मेरी कमर पकड़ ले। सुखी ने अपने शौहर की कमर के गिर्द बंधी हुई धोती को पकड़ लिया। सुखी ने पूछा, वो किसका बच्चा था? क्या तुम उसे बचा पाए? हाँ, वो भप्ते भल्ला का लड़का था। वो दोनों बड़ी एहतियात से पानी में चल रहे थे। अब चलना आहिस्ता आहिस्ता दुश्वार होने लगा। सुखी, मेरी कमर से लगी रहो, तारिणी ने कहा। लेकिन हम कहाँ हैं? अरे कहाँ? उसने बात काटी। अब वो गहरे पानी में थे। तारिणी ने तैरते हुए कहा, सुखी, ये दरिया है, मुझे डर सा लग रहा है, तुम मेरी धोती पकड़ लो और तैरने की कोशिश करो। वो तेज धार में तेजी से बहते जा रहे थे। घना अंधेरा हो चुका था। हवा की तेज तेज सीटी सैलाब के दरमियान दरिया की भयानक गरज में घुली मिली हुई थी। वो दोनों पुआल की गठरी की तरह बहे जा रहे थे
और उन्हें कहाँ तक जाना था उन्हें भी ये मालूम नहीं था। उनके आज़ा अकड़ते जा रहे थे, जालिम लहरों से उनका दम घुट रहा था। सुखी की गिरफ्त ढीली होती जा रही थी। तारिणी बड़ी बेचैनी से सोच रहा था कि वो अब वजनी होती जा रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा वजनी। तारिणी हाँफते हुए चिल्लाया। हाँ, सुखी ने बदहवासी में जवाब दिया। डरो मत मेरी जान। दूसरे ही लम्हे तारिणी को मालूम हो गया कि वो दोनों डूब रहे हैं, क्योंकि वो हर बार भंवर में फंसते जा रहे थे। तारिणी ने सोचा कि दरिया उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो दरिया जिसे वो प्यार करता था। लेकिन सुखी का क्या होगा? वो अपनी पूरी ताकत से इस कोशिश में था कि सतह ज़मीन पर पहुंच जाए। अब दोनों मुकम्मल भंवर में थे और वो बड़ी मुश्किल से पूरा जोर लगाकर सतह तक पहुंचा, लेकिन सुखी ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। तारिणी बड़ी समाजत से सुखी सुखी पुकार रहा था, लेकिन अब के कोई जवाब न मिला। वो दोनों बार बार भंवर का चक्कर लगा रहे थे, वो डूब रहे थे। तारिणी महसूस कर रहा था कि आलम मायूसी में सुखी की गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही है। क्या वो जिंदा है? तारिणी हाँप रहा था। वो अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फौरन ही उसके हाथ सुखी के गले पर थे और वो पागल सा हो गया। उसकी तमाम तर तवानाई उसके हाथों में सिमट आई। अगर वो अपनी जिस्म से लिपटा हुआ बोझ उतार फेंकता तो शायद उसे जिंदगी मिल जाती। आह! उसने गहरी सांस ली। अब वो कदरे पुरसुकून था। उसे चाहिए थी रोशनी और ज़मीन का लम्स। वो मरा नहीं था। तर्जुमा डॉक्टर एहसन निशात।